देश में यूरोपीय शिक्षा के लिए नए शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय खोले गए। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? उन छोटे छोटे शिक्षण संस्थानों का क्या हुआ जो ग्रामीण इलाकों में खुले हुए थे? प्यारे बच्चों, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो बड़ी दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या बहुत अधिक यानी 20 लाख से भी अधिक थी। ये पाठशालाएं अमीर लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही आरंभ की गई थी। प्रिय बच्चों, इन छोटी छोटी पाठशालाओं से शिक्षा देना काफी लचीला था। बच्चों के लिए हाजिरी लेने का भी कोई इंतजाम नहीं था और अक्सर ये छोटी छोटी पाठशालाएं किसी वृक्ष की छांव में चला करती थी या फिर गांव में स्थित किसी धार्मिक संस्थान जैसे मदरसे अथवा मंदिर में भी चलती थी। और एक और बात बहुत अधिक दिलचस्प है कि यह शिक्षा मौखिक होती थी। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह होता था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। प्रिय बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं नई दिनचर्या और नए नियमों के बारे में। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि मौजूदा व्यवस्था के भीतर भी बदलाव किए जा सकते हैं। जो बदलाव उन्होंने किए वो इस प्रकार थे। नए बदलावों के चलने से पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। गरीब किसानों के बच्चे स्कूल आने लगे। बच्चों में अनुशासन की भावना का विकास हुआ। और प्रिय बच्चों, जो सबसे बढ़िया बात हुई वो थी स्कूलों की उपस्थिति में सुधार हुआ, यानी पहले से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। प्रिय बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। आधुनिकीकरण का मतलब समझते हैं आप, कि भारत आधुनिक युग से जुड़ सकता था। उन्होंने अंग्रेजों से खुद भी आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे।
महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी श्रृंखला के लोग, अर्थात वो चाहते थे कि भारत में जैसी शिक्षा प्रणाली चली आ रही है वो बेहतर है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को उनका दास बना दिया है। महात्मा गांधी का दृढ़ मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों को दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उन्हें और सामाजिक परिवेश से काट दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित थी। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता था, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती थी। महात्मा गांधी जी के पश्चिमी शिक्षा पद्धति संबंधी विचार जो थे वो कुछ अन्य भारतीयों से अलग थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चे अपने हाथ से काम करना सीखें ताकि उनमें हुनर और कुशलता विकसित हो। वो बच्चों की दक्षता बढ़ाने पर बल देते थे। उनका मानना था कि बच्चों के मस्तिष्क और समझ के साथ साथ उनमें दक्षता भी आनी चाहिए ताकि वो भविष्य में अपने व्यवसाय स्थापित कर सके।